So hello everyone, my name is Himanshu Joshi and I welcome you all on the amazing platform of Concept Learning Classes. तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 12th का पहला लेक्चर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, चलो अच्छा ध्यान से सुनना। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इतना तो सब लोगों को पता है कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। अच्छा ये चार्जेस आते कहां से? ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये आता है आपका प्रोटॉन से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स से तुम्हारा कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन से आएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन से आएगा कौन सा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके अलावा हम लोग को इतनी बातें ऑलरेडी पता है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। फॉर सर्टेन एग्जांपल, जो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव है तो ये क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, अब ये क्यों रिपेल करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, ये हम लोग सेकंड चैप्टर में सीखेंगे। इतनी बात है समझ में? ठीक हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा पॉजिटिव से प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँ, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास कितना चार्ज होता है? उसके पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, मतलब बहुत छोटा सा माइन्यूट सा चार्ज होता है इसके अंदर। ठीक हो गया। अच्छा अब ध्यान से सुनना, तीन टाइप की बॉडीज होती है, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक होता है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, और एक क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी। मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, और ये क्या हो गई? न्यूट्रल बॉडी हो गई। ठीक, ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव, ये है नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या हो जाएगी? न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी, न्यूट्रल। अच्छा अब ध्यान से सुनना, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कैसी होती है? ध्यान से सुनना, हर एक बॉडी के अंदर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अब सुनो, मान लो इसके अंदर पे प्रोटॉन की वैल्यू कंपैरेटिव टू द इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। फॉर सडन एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन्स है 2 और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास 4। ठीक हो गया। यहां पे देखो, मान लो यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा है और पॉजिटिव कम है, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और अगर पॉजिटिव की वैल्यू और नेगेटिव की वैल्यू बराबर हो गई, पॉजिटिव की वैल्यू और नेगेटिव की वैल्यू बराबर हो गई, तो वो क्या बन जाएगा? हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी बन जाएगी। इतना है समझ में? ठीक है। अच्छा एक और कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई बॉडी अपने से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है, ठीक है, तो उसके अंदर पे कौन सा चार्ज आ जाता है? अगर कोई बॉडी अपने आप से क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रही है, तो उसके अंदर कौन सा चार्ज आता है? समझते हैं, इधर देखो। मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है और आपने क्या करा? कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके आ गए, तुमने क्या करा? इसके अंदर पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऐड करा तो नेगेटिव की वैल्यू बढ़ गई, ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव की वैल्यू बढ़ गई, तो ये क्या बन गया? एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी। आई थी बात समझ में? ठीक है, अब इसी का उल्टा केस लेते हैं। फॉर सडन एग्जांपल, हमने क्या करा? अब इसमें अभी तो न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, हमने क्या करा? अब इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या करा? बाहर निकाल दिया, तो अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अब ये क्या बन गया? एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इतनी बात है समझ में? तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी कैसे होती है? जिसके अंदर पे नेगेटिव की वैल्यू कम हो गई तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, जिसके अंदर पे नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा हो गई तो क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू बराबर होगी तो क्या बन जाती है? एक न्यूट्रल बॉडी बन जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में, और वो क्वेश्चन क्या रहता है? ध्यान से सुनना। ठीक है, ऐसा बोला जाएगा, आप क्या करेंगे? अपने बालों पे कंघी को रब करेंगे। ठीक है, उस कंघी में क्या हो जाएगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। ऑब्वियसली बात है, जब आप लोग क्या करते हैं? कंघी को सिर पे रब करते हैं, तो उस समय पे तुम्हारे बालों से इस कंघी के अंदर पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होते हैं। इतनी बात आई समझ में? अब सुनना, अब यहां पे क्वेश्चन आता है, क्या इसका मास भी बढ़ेगा? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी। 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी। ठीक हो गया।
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने तुम लोगों को बता ही दिया ऑलरेडी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना रहता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, अगर आपने क्या करा, कंघी को सर पे रब करा, ठीक है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसमिट की वजह से क्या कोई मास में भी अंतर आएगा? अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए यहां पे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, या सपोज थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, सपोज 10⁻, कितना, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल 10⁻32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से सुनना, मान लो एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी, ध्यान से सुनना, इसके अंदर पे आप लोग क्या लेके आए, 10⁻32 इलेक्ट्रॉन्स लेके आए, कहीं से 10⁻32 इलेक्ट्रॉन्स लेके आए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो ओवरऑल इसका मास कितना बड़ा? ठीक है, ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻32। बेस सेम होते हैं, पावर हो जाती है, तो 9.1 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 91 kg। आप समझ पा रहे, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इतने छोटे से, देखो 10⁻32 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो उसकी वजह से इतना ज्यादा मास इसका बढ़ जाएगा। इतनी बात आई समझ में? और यहीं पे एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है जिसका नाम है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू NE। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, Q इक्वल टू NE, जहां पे N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही चीज अभी सीखी थी, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गया हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और क्लास 12th का पहला फॉर्मूला है, Q इक्वल टू NE। सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसा कुछ खतरनाक इसमें सोचना नहीं है, सिंपल Q इक्वल टू NE, जहां पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बता दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतनी बात है समझ में? ठीक। अच्छा, एक नया टॉपिक आता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक टॉपिक आता है जिसका नाम है क्या, कूलम्स लॉ। अच्छा, कूलम्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, देखो। अच्छा, तुम लोगों ने क्लास 11th के अंदर पे ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ में क्या होता है, ध्यान से सुनो, मान लो दो बॉडीज है, एक बॉडी है जिसका मास है m1 और दूसरी बॉडी है सपोज जिसका मास है m2। एक बॉडी हो गई जिसका मास है m1 और दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है कितनी है, मान लीजिए r दूरी इन दोनों के बीच की। ठीक हो गया, इतना है समझ में? अच्छे सुन, हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी m1 m2। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा था, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये पढ़ा था। ठीक है, दोनों को कंबाइन करोगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, ठीक है, तो कोई कांस्टेंट आ जाता है। ठीक हो गया, इतना आ गया ना समझ में? लेकिन क्लास 12th के अंदर पे हम लोग कूलम्स लॉ के अंदर पे क्या पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, देखो, अब ये जो मासेस है ना, इसकी जगह आ जाएगा चार्ज Q1 और चार्ज Q2। ठीक है, बस ज्यादा अंतर नहीं है, सेम है। ठीक है, अब सुनो, डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस था क्लास 11th में, यहां पे आएगा फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग, सुनो, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये है Q1 चार्ज और ये है Q2 चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए R है। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, जैसे फॉर सडन एग्जांपल 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये सारे के सारे क्या है, मैग्नीट्यूड वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और ये भी इनवर्सली स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो F
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब सुनना वहां पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, यहां पे क्या आता है, एक नया कांस्टेंट। अब सुनो, मान लो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ गया सपोज k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। आई बात समझ में, f इक्वल टू के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे k की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, तुम्हारे लिए नया रहेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, आई बात समझ में। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। ठीक है, ध्यान से सुनना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, केवल एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, ये जो वैल्यू है केवल एप्सिलॉन नॉट की। ठीक हो गया, चलो इसमें कुछ और देखते हैं, सुनो। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, वहां पे पर केजी स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और केवल एप्सिलॉन नॉट की अगर आप लोगों से वैल्यू पूछेगा तो ये होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। ठीक, अच्छा यहां पर से आप लोग एक और वैल्यू बना सकते हैं, सुनो, फॉर सडन एग्जांपल, चलो हो गया, वो न्यूमेरिकल में देखेंगे। इतनी बात है समझ में, कोई डाउट है इतने में बताओ, ठीक हो गया। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होगा तो उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है, ठीक है, वो आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अभी तक हम लोगों ने फिलहाल इतना समझ लिया, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने, इधर सुनो जी, सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में सीखा। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन से पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया आपका इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने क्या सीखा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर पे पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, मतलब प्रोटॉन्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। अगर किसी बॉडी के अंदर पे नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, और कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उसके अंदर पे पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। उसके बाद हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सीखा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन, जहां पे Q क्या होता है, चार्ज हो गया, ऑब्वियसली बात है। Q क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल q चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सुनना, स्मॉल q चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल Q आपका टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। क्लास 11th के अंदर पे थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा हम लोगों ने, जहां पे कैपिटल Q की बहुत सी Q की कैपिटल Q की बहुत वैल्यू का यूज किया गया था। ठीक हो गया, और स्मॉल q क्या करता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्मॉल q इक्वल टू क्या बन गया, एन, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और स्मॉल e क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, the force acting between two charges is directly proportional to the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो एक कांस्टेंट आ गया k, जहां पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, ये हो गया, इतने में कोई डाउट है बताओ। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब सुनना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे सुन, जो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट को समझ लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, इसका मतलब होता है परमिटिविटी टू द फ्री स्पेस, परमिटिविटी टू द फ्री स्पेस, परमिटिविटी टू द फ्री स्पेस। ठीक हो गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया परमिटिविटी टू द फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आ जाएगा परमिटिविटी टू द मीडियम, परमिटिविटी टू द मीडियम। ठीक हो गया, एप्सिलॉन नॉट आता है परमिटिविटी टू द फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आता है परमिटिविटी टू द मीडियम। अब इन दोनों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझेंगे। अच्छा अब सुनो,
के इक्वल टू, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के इक्वल टू क्या होता है, सुनो, के इक्वल टू होता है परमिटिविटी टू द मीडियम, परमिटिविटी टू द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फॉर्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, परमिटिविटी, परमिटिविटी टू द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी टू द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो के इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर अपॉन में क्या बचेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई से 1 अपॉन 4 पाई गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 अपॉन Q2 आर स्क्वायर गया, तो के इक्वल टू क्या बचेगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में। तो के इक्वल टू क्या होता है, परमिटिविटी टू द मीडियम, परमिटिविटी टू द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतने में कोई डाउट है, बताओ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ध्यान से सुनना, देखो इधर देखो, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। ठीक है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो कुछ इस तरीके से जाएंगी। ठीक है, कुछ ऐसे जाएंगे, ये कुछ इस तरीके। ठीक है, पॉजिटिव से जाती है नेगेटिव की तरफ को जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता क्या है, एरिया। ठीक है, एरिया जहां तक कोई भी चार्ज अपना क्या दिखाएगा, इन्फ्लुएंस दिखाएगा। फॉर सडन एग्जांपल मैं मैग्नेट से समझाता हूं, सुन। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक ये मैग्नेट है और एक ये वाला दूसरा मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट के चारों ओर पे कुछ ना कुछ एरिया होता है और इस मैग्नेट के चारों ओर पे कुछ ना कुछ एरिया होता है। ठीक है, इन दोनों का पर्टिकुलर एरिया जहां तक वो अपना इंफ्लुएंस दिखाएंगे, मतलब मान लीजिए एक मैग्नेट को मैंने यहां पे रख रखा है, इसका फील्ड एरिया यहां तक बन रहा है, दूसरे वाले का यहीं तक बन रहा है। ठीक है, जब तक ये एक दूसरे के फील्ड के अंदर नहीं आएंगे तब तक ना अट्रैक्शन करेंगे ना रिपल्सन करेंगे। ठीक है, तो वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एरिया जहां तक ये क्या करते हैं, अपना इंफ्लुएंस दिखाते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हिंदी में बोला जाता है। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करेंगे। ठीक है, दूसरा, ये कोई भी क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करते, देख रहे होंगे आप लोग, पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या करता है, डू नॉट फॉर्म, डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, एनी क्लोज्ड लूप, डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। ठीक हो गया। उसके अलावा हम लोग को इतना पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो उनका अगर मैं आप लोगों को फील्ड बना के दिखाऊं, देखो जो पॉजिटिव है, केवल पॉजिटिव, अगर आप लोगों ने क्या करा, पॉजिटिव और पॉजिटिव का फील्ड बनाना चाहेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का बन गया। ठीक है, अगर मैं एक काम करता हूं, मैं केवल पॉजिटिव और पॉजिटिव का आप लोगों को फील्ड बना के दिखाता हूं, तो इसका फील्ड किस तरीके से बनता है, ध्यान से देखो। देख, मान लो ये है पॉजिटिव और ये है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसका जो फील्ड बनेगा एक किस तरीके से बनेगा, दूर की ओर को चले जाते हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से। जो पॉजिटिव और पॉजिटिव है, या नेगेटिव और नेगेटिव का बनेगा तो वो भी इसी तरीके से बनता है, मतलब दूर दूर की ओर को जाते हैं बेसिक। ठीक हो। अच्छा, अगले अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें, तीसरी प्रॉपर्टी, तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो किसके बराबर होती है, वो होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें ज्यादा समझ में आएगा कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है वो किसके बराबर होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ठीक हो गया, बताओ इतने में कोई डाउट है। ठीक हो गया, बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा वापिस उस तरीके से बनाते नहीं है, इस तरीके से आप लोग पूरा इसमें लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम लोग बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देखिए, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ऐसे स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है, या किसी सरफेस में होता होगा,
या किसी वॉल्यूम में होता होगा, एक पूरे के पूरे एरिया में कवर है। ठीक है, तो तीन तरीके से चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, लीनियर चार्ज या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, जो चार्ज होता है वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक, इसमें जो चार्ज होता है इस तरीके से लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल और लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। ये हो गया आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास 12 के अंदर पे केवल इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसा जिनका केवल इनका यूज होने वाला है, बाकी इसका डेरिवेशन आप लोगों से कहीं नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। मान लीजिए जो चार्ज है वो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर चार्ज आपका केवल सरफेस पे, लीनियर तो आ गया होगा समझ में, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। सरफेस का होता है सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। ठीक, डी क्यू अपॉन डी एस। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, मान लो एक पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीवी। रो इक्वल टू क्या बन जाता है, डी क्यू अपॉन डीवी। इतने में कोई डाउट है? अच्छा, अब सुन लो, अगर हम इनकी यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं, जो चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है ऑब्वियसली बात है कुलाम, और लेंथ को मीटर में नापते हैं तो कुलाम पर मीटर। ये सेंटीमीटर मत देखना इसको, ये कुलाम पर मीटर। ठीक है, दूसरा अगर मैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर यूनिट बताऊं तो ये हो जाएगा कुलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट किया जाता है। और वॉल्यूम क्या हो जाता है, कुलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका होता है कुलाम पर मीटर, कुलाम पर मीटर, इसका होता है कुलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है कुलाम पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया, इनका इतना ही यूज है आप लोगों की क्लास के अंदर पे। ठीक है, तो फिर से सुन लो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। जब जो चार्ज होता है स्ट्रेट लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल या डी क्यू अपॉन डी एल। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीवी। ठीक है, जब जो चार्ज है पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, चलो, ये रहेंगी इसकी यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या रहेगी, कुलाम पर मीटर, कुलाम पर मीटर स्क्वायर, कुलाम पर मीटर क्यूब। ठीक, अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो तुम्हारे पास दो चार्जेस है, एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू। ठीक है, और इनको आप लोगों ने क्या कर रखा है, कुछ दूरी से सेपरेट कर रखा है। अब वो दूरी कितनी लेते हैं, हमेशा 2L दूरी ली जाती है। ठीक है, तो डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये 2L से ही क्यों लिया, ताकि डेरिवेशन सरल हो जाए। इसके सेंटर से हम लोग को कुछ ना कुछ वैल्यू लेनी पड़ती है, जिसके बाद हम लोग एल एल करके दो दो वैल्यूज कंसिडर करेंगे तो आसान रहता है पढ़ने की। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है सर, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by some small distance, small distance। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक होगी, अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या करा, एक डाइपोल बना दिया, हमने क्या करा, दो चार्जेस लेके आए, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, उनको हमने कुछ दूरी से सेपरेट करके रख दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डाइपोल हमने बना रखा है ये कितना पावरफुल बना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मतलब
ये जो डायपोल आप लोगों ने बनाया इसकी कितनी वैल्यू है, कितना पावरफुल है। जैसे एक बल्ब होता है ना, इसको मान लो एक बल्ब है, फॉर सडन एग्जाम्पल, ये बल्ब है नहीं, हम लोग मान रहे हैं कि बल्ब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मान लो एक बल्ब है, ठीक है, वो 10 वोल्ट का है, तो वो उसकी पावर हो गई ना, ठीक है। वही बात होती है, ये एक हमारा क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया, और इसकी जो पावर होती है उसी को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। जो डायपोल बनेगा उसकी कितनी स्ट्रेंथ होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। ये बन गया, ये कितना पावरफुल बन रखा है उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। अच्छा, P का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली बात है डायपोल मोमेंट बनेगा, इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट, ठीक है। Q क्या होता है, Q होता है चार्ज, L क्या होती है लेंथ। अब ये जो 2L लेंथ है, इस पूरी वैल्यू को लेना पड़ता है, तो 2L क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, इतना है समझ में, ठीक। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, तो कुलाम, चार्ज को ऑब्वियसली बात है कुलाम होती है, ठीक है, और 12 यानी कि लेंथ हुआ तो मीटर में हुआ, तो इसकी जो यूनिट बनती है वो क्या बनती है, कुलाम मीटर, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है, जहां पे P क्या हो गया, Q क्या हो गया, चार्ज हो गया, कोई भी एक वैल्यू है, और दोनों के दोनों सेम होते हैं, दोनों के जो पावर होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये -2 गुलाम का है, और ये भी क्या हो जाएगा, +2 गुलाम। आई इतनी बात समझ में, तो दोनों का चार्ज तो सेम ही है, तो इसीलिए Q की जो वैल्यू लोगे वो केवल 2 ली जाती है, ठीक है, इतना है समझ में। तो अब हमारे पास जो टॉपिक आता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल, और ये वो टॉपिक है जहां से आपके डेरिवेशन से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक्सियल फील्ड आएगा, इक्वेटोरियल आएगा, बड़े बड़े डेरिवेशन यहां से स्टार्ट होने वाले हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो एक्सियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये वाले जो डेरिवेशन है इस चैप्टर में भी आने वाले हैं, अगले वाले चैप्टर में भी आने वाले हैं, और लास्ट वाले जो जब आप लोग मैग्नेट वाले चैप्टर तक पहुंचोगे वहां पर भी एग्जैक्ट यही तरीके से आप लोगों को ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। यहां से आगे को जो डेरिवेशन वाला पार्ट रहेगा वो अलग से सेपरेट करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अभी तक जो थी वो केवल थ्योरी थी फर्स्ट वाले चैप्टर की, अब जो डेरिवेशन से स्टार्ट होंगे वो अगले वाले पार्ट में, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में समझा, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। हम लोगों ने चार्ज देखा कि क्या होता है, उनकी वैल्यू क्या क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने 3 टाइप का देखा, पॉजिटिव, नेगेटिवली और न्यूट्रल बॉडी क्या क्या होती है, ठीक। उसके अलावा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझा, Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है, ठीक। उसके अलावा ये मेन फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। और ये, उसके बाद हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। उसके बाद इसका फॉर्मूला बनाया था, तो F इक्वल टू क्या बनता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के ये इसका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, परमिटिविटी टू द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू हो सकती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, लेकिन मीडियम में क्या होता है वो डिपेंड करता है जिस टाइप का मीडियम होगा। बहुत ज्यादा डेंसर मीडियम उसका अलग रहेगा, बहुत ज्यादा आपका लाइट मीडियम है तो उसका अलग रहेगा, स्पेस का अलग रहेगा, तो ये सब चीजें रहती है। स्पेस का तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा, ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के चार्जेस होते हैं, उनके बीच में फ्री लाइंस कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती है, वो एक क्लोज लूप नहीं बनाती है, और उनके बीच में जो चार्ज होता है नंबर ऑफ फ्री लाइंस Q इक्वल टू ये K इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसमें एक और पॉइंट अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो जो सबको पता होता है, ठीक है, टू फ्री लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं, टू फ्री लाइंस, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, क्यों नहीं करती,
अगर ये ऐसा करेंगी तो उस समय पे दो डायरेक्शन बन जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। ये हम लोगों ने सबने सीख रखा है, टू फिलाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू सो देन देयर विल बी टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सॉरी। इसके बाद हम लोगों ने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, सरफेस पढ़ा सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, वॉल्यूम पढ़ा रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। ठीक है, डायपोल के बारे में समझ लिया, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 12, जहां पे इसकी यूनिट होती है कूलम्ब मीटर। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके से हम लोग आगे को कंटेंट बढ़ाते जाएंगे। ये जो जैसे ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाले जाएंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।